हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। और हम लोग कवर कर रहे हैं हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी, जो कि आप लोगों को किसी भी गवर्नमेंट परीक्षा के लिए पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप लोग कोई भी परीक्षा की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आपकी नींव मजबूत होना चाहिए। और अगर आपकी नींव मजबूत है तो आप लोग किसी भी परीक्षा में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री की एनसीईआरटी, जिसमें हम लोग हमारा जो बुक का नाम है वो है हमारे अतीत, जिसमें हम लोगों ने 4 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। आप लोग जैसे ही आई बटन के ऊपर क्लिक करोगे आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य किस तरीके से विकसित हुआ, किस तरीके से वे बनने लगा। ठीक है, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ है। कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पुरातत्वविद है, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट इनको हम कहते हैं, और जो इतिहासकार है, उन लोगों ने क्या, कब, कहाँ और किस तरीके से चीज़ें विकसित हुई उसके बारे में चैप्टर नंबर 1 पे डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में देखे कि लोगों ने किस तरीके से जो खाद्य संग्रह है या फिर जो भोजन या उत्पादन या ये सब जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें हम लोगों ने पार्ट 2 में या मतलब वीडियो नंबर 2 में डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आरंभिक नगर किस तरीके से विकसित हुए। और देन उसके बाद हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, जिनमें हम लोगों ने मेन रूप पर जो हमारे अध्याय नंबर 4 है उसमें डिस्कस किए कि जो हमारे वेद हैं वो किस तरीके से हमको इतिहास की ओर ले जाते हैं और इतिहास के बारे में बताते हैं। तो उसके बाद आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो प्राचीन गणराज्य विकसित हुआ, राज्य किस तरीके से बने, राजा लोगों को कैसे चुना जाता था। तो जो कि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होंगी, जो कि अगर आप लोगों के यूपीएससी की बात करें तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक आप लोगों को बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ना है तो इन छोटी किताबों से अगर आप लोग जाते हो तो वो बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ने में आप लोगों को बहुत ही आसानी महसूस होंगी। तो देखो, आज चुनाव का दिन है। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। एक छोटी सी कहानी से हम शुरू करेंगे आज का ये चैप्टर। तो होता क्या है, दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। अब आप लोगों के घर में भी आप लोग को पता होगा कि जब इलेक्शंस होते हैं तो सभी लोग ये चाहते हैं कि वे सबसे पहले वोट डाल ले, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतते जाता है तो भीड़ होते जाती है और इसलिए वे चाहते हैं कि वे सबसे पहले वोट डालने पहुंचे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने क्यों उत्साहित हैं। एक बहुत आम सी बात है कि जब कोई भी लोग पहली बार वोट डाल रहा हो या फिर कभी भी वोट डाल रहा हो, अपने नेता को चुन रहा हो, तो वो बहुत उत्साहित होता है कि मैं जाके वोट डालूं और अपने नेता को चुनूं। ठीक है, तो बहुत उत्साहित थे। तो उसके नाना जी ने उसे जल्दी से समझाने की कोशिश कहा और कहा कि आज हम अपने शासकों को चुनने जा रहे हैं। और उसके मन में ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आपके मन में भी आना चाहिए। और अगर आप लोग अभी 6th क्लास में हो तो ये बहुत आम सवाल है जो कि आपके मन में बिल्कुल आना चाहिए। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे प्राचीन समय की बातें। तो अब हम देखते हैं कि कुछ लोग उस समय शासक किस तरह से बने होंगे। तो लगभग आज से 50 वर्षों से हम अपने शासकों को चुनाव मतदान के जरिए चुनते आ रहे हैं, है ना। हमेशा जो हमारे शासक होते हैं, जैसे कि अभी आपको पता है कि हमारे बहुत सारे शासक हैं, जिसमें से बहुत ही महान हमारे नरेंद्र मोदी को हम लोगों ने किस तरीके से, किस प्रणाली से चुना है, एक मतदान की या एक चुनाव की प्रणाली से उनको चुना है। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, जैसे कि लगभग आज से 30 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठान हो गए। अगर हम लोग अश्वमेध यज्ञ को, एक ऐसा ही आयोजन था, इसमें कई घोड़ों को राजा के लिए देखरेख की स्वतंत्रता विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़ों को किसी दूसरे राजा ने रोका तो वो क्या होता था, अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से उन्हें लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उन्हें ज़्यादा शक्तिशाली था। तो इससे क्या होता था, उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था और यज्ञ विशिष्ट पुरोहित द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली होते थे। माना जाता था कि यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। तो ये उस समय की चीज़ें हैं कि जब कोई भी बहुत बड़ा शासक या बहुत बड़ा राजा आता था तो सभी आप जितने भी लोग मौजूद होते थे वो उस राजा के लिए कुछ तो भी लेकर जाते थे कि उस राजा को या उस शासक को
अच्छा लगे उपहार के रूप में विभिन्न प्रकार की चीज़ें वे ले जाते थे। तो आपको सोचना है कि उस समय पे लोग किस तरीके के उपहार उन शासकों और उन राजाओं को दिया करते होंगे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। अभी बहुत ही आम सी कुर्सी पर बिठाया जाता है, पर उस समय एक मुख्य स्थान पर उनको बिठाया जाता था, या फिर कोई बाघ की खाल है ना, जो उसके बाघ की जो ऊपर की खाल होती है वो लगी होती थी और वहाँ पर उनको बिठाया जाता था। तो युद्ध के क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सचर होता था। यज्ञ के अवसर पर भी राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। अगर हम लोग आगे बढ़े तो राजा के कई सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां तथा पुत्रों के कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य अनुष्ठान करता था। विश्य अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे और उन्हें अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। ये बहुत समय से ये प्रथा चली आ रही है। अब हम लोग चाहते हैं कि ये प्रथा समाप्त हो, पर अभी भी कई क्षेत्रों में ये चीज़ें दिखाई देती है। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि किन क्षेत्रों में ये अभी भी आप लोगों को दिखाई दी जाती है कि उनके जो उपहार थे वे शामिल नहीं किए जाते थे। तो उसके बाद एक क्वेश्चन है, इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ। पेशे के आधार पर वे कौन कौन से वर्ग में शामिल थे। उसके बाद अगर हम लोग वर्ण के बारे में बात करें तो उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रिय का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों के काम खेती, पशुपालन तथा व्यापार थे। शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। तो इस तरीके से उस समय के जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र लोग थे, उनके विभिन्न प्रकार के काम हुआ करते थे। अगर हम लोग आगे चले तो सूचित दूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली है। ये पात्र बहुत ही पतली तरह के, सुंदर और चिकने थे। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों के भोजन को परोसने के लिए किया जाता था। और ये चीज़ आज भी हमारे साथ होती है कि बहुत से नए बर्तन हमारे घर में जब होते हैं तो जो हमारी मम्मी होती है, जब बहुत कोई खास मेहमान आए तभी उन बर्तनों का उपयोग करती है, वरना उन बर्तनों को हम लोग घर में शोकेस में बहुत ही अच्छे से सजा कर रखते हैं। तो ये चीज़ उस समय में भी होती थी और इसके बहुत ही कम प्रमाण मिले हैं, जो कि यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा सुदूर पात्र, ऐसे बहुत से कम प्रमाण मिले हैं जिनसे हम लोग सोच सकते हैं कि ये जो चीज़ें थी उसको बहुत ही अवशेषों पर या बहुत ही मेन या कार्यक्रम पर या फिर मेहमानों के लिए इसको उचित उपयोग किया जाता होगा। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को बात समझी है तो अब हम समझते हैं कि जनपद क्या होता है। देखो, जनपद आप अभी के इससे समझ सकते हो कि कोई एक डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता था। अगर आप लोग मीनिंग की अगर हम लोग बात करें तो जनपद एक डिस्ट्रिक्ट होता था। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होती थी। लोगों के बसने के लिए जो जगह होती थी उसे जनपद कहते हैं, जिसको आप लोग डिस्ट्रिक्ट या फिर अभी जिला कह सकते हैं। जहाँ पर हम लोग बसते हैं वहाँ पर उस समय भी लोग बसते थे, तो उसको जनपद कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद आपको मानचित्र में दिखाई दिए गए हैं। आप लोगों को देखना है कि वे कौन से जनपद हैं। पुरातत्वविद इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजीखेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलों को उगाया करते थे। अब एक क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर देना है। क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है? तो अगर आपको 3 अध्याय का वीडियो अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो आप लोग आई बटन में जाके क्लिक करिए और उस वीडियो को देख ले, क्योंकि अगर हम लोग पुराने पाठों को नहीं पढ़ेंगे, पुराने पाठों का अध्ययन नहीं करेंगे तो आप लोगों को आगे कुछ चीज़ों को समझने में
तकलीफ़ होंगी, जिसके कारण ये होगा कि जो हम लोग कहानी को डेवलप करते जा रहे हैं कि किस तरीके से प्राचीन में चीज़ें बनती गई, वो लिंक आपकी कहीं ना कहीं टूट जाएंगी। तो आप लोग लगातार पढ़ते चलिए, उससे ये होगा कि जो कहानी है हमारी प्राचीन भारत की वो चलते जाएंगी। और इसके बाद हमारा जो आधुनिक भारत है वो भी हम लोग समझने वाले हैं। तो उसके लिए आप लोग पहले प्राचीन भारत को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आपको आगे के जो आधुनिक भारत है और जो चीज़ें हैं वो समझने में बहुत ही आसानी होंगी। उसके बाद लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, जिनमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र, जो कि हम लोगों ने ऊपर देखा, के रूप में माना जाता है। जैसे कि इसके नाम स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। यह आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। ठीक है, अगर आपको जनपद समझ गया तो बहुत ही आसानी से आपको महाजनपद भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि जनपद का आपको समझ रहा है कि महा लगाया हुआ एक शब्द है, मतलब जनपद से बड़ा महाजनपद हुआ होता होगा। तो लगभग आज से करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। इसका मतलब ये है कि जो क्षेत्र थे या जो जनपद थे जहाँ लोग रहते थे वे बहुत महत्वपूर्ण हो गए, वहाँ पर चीज़ें मिलने लगी तो उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। जैसे होता है ना कि कोई भी राज्य की दो राजधानी होती है, जैसे हम अगर महाराष्ट्र का बात करें तो हमारी जो राजधानी है वो मुंबई है, और अगर हम लोग बात करें उपराजधानी की तो वो नागपुर है। इसका मतलब क्या है कि नागपुर मुंबई से बड़ा है करके वो हमारे लिए महाजनपद हो गया, और जो हमारा जनपद है वो हमारा नागपुर हो गया। इस चीज़ को समझ सकते हो। अगर हम लोग मानचित्र 4 में देखें तो कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई, अर्थात इन्हें चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई। तो आप लोग देख सकते हो इस मानचित्र में कि किस तरीके से जो हमारे जनपद है और महाजनपद है वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो देखो, ये उज्जैन हमारे लिए महाजनपद है, मगध हमारे लिए महाजनपद है, वैशाली हमारे लिए महाजनपद है, कौशाम्बी हमारे लिए महाजनपद है, और आपको जितने यहाँ पर दिख रहे हैं वो क्या है, हमारे लिए जनपद है। इसमें से आप देख सकते हो कि झेलम नदी भी महाजनपद है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग आगे चले तो ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली खड़ी एवं समृद्ध और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह के किले अंदर में रहने वाले लोगों के क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटें तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ी होगी। तो जैसे अगर अभी आप लोग कोई भी आर्कियोलॉजिक साइट या कोई महान जो किले यहाँ पर आप पहुँचते होंगे, जाते होंगे, तो आपको दिखता होगा कि बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती हैं। तो इसका मतलब ये होता था कि उस बड़ी बड़ी दीवारों से राजा या उनके शासक लोग या उनकी जितनी भी प्रजा थी वो अपनी सुरक्षा के लिए ऐसी बड़ी बड़ी दीवारों का उपयोग करते थे। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि उस समय इतने कम ताकत के बाद भी लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी इमारतें और इतने बड़े बड़े किले किस तरह से बना लिए, जबकि उस समय संसाधनों की भी बहुत कमी थी, तो भी लोगों ने इतनी महत्वपूर्ण या इतनी अच्छी चीज़ें बनाई जो कि आज हजारों साल बाद भी वो जैसी की वैसी खड़ी है। तो इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। अगर हम लोग कौशाम्बी किले की दीवार, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में पास मिली है, ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके भाग का निर्माण आज से लगभग 2500 साल पहले किया गया होगा। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो अब राजा सेना रखने लगे थे। मतलब आपको समझ में आ रही है कि राजा अपने किले बनाने लगे हैं, अपने सेना भी रखने लगे हैं, और सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। जैसे अभी आपको पता है कि कोई भी कंपनी विकसित होती है या कोई भी कंपनी खड़ी होती है तो क्या होता है, वहाँ पर लोगों को काम पे रखा जाता है और उनको नियमित रूप पर महीने के आखिरी तारीख को वेतन भी दिया जाता है। तो वैसे ही जो राजा रहते थे वे अपने सेना को नियमित वेतन भी दिया करते थे। कुछ संभव
आहत सिक्के, अगर हम लोग पृष्ठ 77 मतलब चित्र को देखेंगे तो रूप में होता है। इन सिक्कों के बारे में तुम 8वें चैप्टर में पढ़ोगे। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, महाजनपदों के राजा श्रमवेद में उल्लेखित राजाओं के किस प्रकार से भिन्न थे। आपको 2 अंतर सोचना है या बताना है। और अगर आप लोग यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग इन उत्तरों को लिख कर भी देखें, क्योंकि आपको जो हमारी मेंस की परीक्षा है उसमें लिखने की बहुत आवश्यकता होती है। वैसे में अगर आप लोग अभी से इन छोटे छोटे प्रश्नों को लिखते चलोगे तो आपको आगे में बहुत आसानी जाएंगी और एनसीईआरटी जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको बहुत आसानी होगी। उसके बाद अगर हम लोग कर को समझे तो कर आपको पता है कि आज भी वसूला जाता है, तो उस समय भी वसूला जाता होगा। तो महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसीलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। इसका मतलब ये है कि जो महाजनपदों के राजा थे उन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ों का आविष्कार किया था, बड़ी बड़ी किलों का उन्होंने किले बनाए थे। तो उसके लिए क्या होता था कि उपहार से काम नहीं चलता था। तो उपहार से काम न चलने के कारण क्या होता था कि जो राजा थे वे सेनाओं से या फिर वहाँ के लोगों से विशेष प्रकार का कर लेते थे। तो अभी हम लोग देखेंगे कि किन किन लोगों से ये राजा कर लेते थे। तो फसलों पर कर लगता था, मतलब जो लोग फसल उगाते हैं उनको नियमित रूप से कर देना पड़ता होगा। और अगर अभी आप लोगों ने एक बहुत ही शानदार शाहरुख खान की मूवी आई थी जवान करके, उसमें भी देखा होगा कि किस तरीके से जो एक भाग में बताया गया है कि एक किसान से किस तरीके से लोग कर वसूलने के लिए आते हैं और उनसे वसूल कर जाते हैं, और वो जो किसान होता है वह कर नहीं दे पाता है तो उससे उसके ऊपर बहुत जुल्म किए जाते हैं। ऐसे में वे जो किसान है वो आत्महत्या कर देता है। अगर आप लोगों ने वह मूवी देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो उस समय में भी कर का उपयोग या कर लिया जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए थे। जो पशुपालक थे या जो जानवरों का उत्पादन करते थे उन्हें भी कर देना पड़ता था। जो व्यापारी थे, जो व्यापार का सामान करते लेन देन करते थे, उन्हें भी कर देना होता था। जो आखेटकों तथा संग्राहों को जंगल से प्राप्त करते थे वो लोगों को भी कर देना था। अब आप बताइए कि आखेट तथा खाद्य संग्रह राजाओं को क्या देते होंगे। जो लोग जंगलों से ये खाने के संग्रह करते थे वो लोग राजाओं को उस समय पर क्या देते होंगे। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो आप लोग देख सकते हो कि समय के हिसाब से कृषि में भी परिवर्तन आया। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन पर लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल आसानी से जोते जा सकते थे। इससे फसलों की उपज बढ़ गई, है ना। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे लोगों ने नए नए चीज़ों का आविष्कार किया। लोहा समय के हिसाब से चलन में आया और जैसे ही वे आया तो फसलों की उपज बढ़ गई, क्योंकि ज़मीनों को खोदना बहुत आसान हो गया और उससे जो उपज है वो बढ़ गई। दूसरे लोगों को धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार करना पोषण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसीलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी थी। अब आपको पता है कि जैसे जैसे संसाधन आते जाएंगे वैसे वैसे उपज बढ़ती जाएंगी। या आप लोग इकोनॉमिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन चीज़ों को आसानी से देख पाओगे कि जैसे जैसे संसाधनों में वृद्धि होती है वैसे वैसे जो चीज़ें हैं वो भी बढ़ते जाती है। क्या तुम बता सकते हो कि राजा किन परिवर्तनों का प्रोत्साहन क्यों देते होंगे। उसके बाद अगर हम लोग चले तो सूक्ष्म निरीक्षण में हम लोग पहले मगध को पढ़ेंगे और मगध के बाद हम लोग पढ़ेंगे वज्जी को, और उसके बाद हम लोग उसके बाद की चीज़ों को देखेंगे। तो पहले हम लोग मगध को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको मगध को ढूंढना है जो कि अब बिहार में स्थित है, मतलब बिहार को पहले मगध कहा जाता था। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोने जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक ऐसा हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षण कर सेना में लगाया जाता था और उनसे काम कराया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर
गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी भी आवश्यकता से मिल जाती थी। इसके अलावा इन क्षेत्रों में लोहे अयस्क की खदानें थी, मजबूत औजार और हथियार बनने के लिए बहुत उपयोगी थे। तो मगध इस तरीके से यहाँ पर कितना काम आया आप लोग देख सकते हो, इसीलिए वे जनपद बन गया। मगध में तो बहुत ही शक्तिशाली शासक जो, अब आपको ये क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स अथवा मेंस में भी, आप लोग इन चीज़ों का जिक्र कर सकते हैं कि मगध में बहुत ही शक्तिशाली शासक, पहला है बिंबिसार और दूसरा है अजात शत्रु, है ना, जिसको हम लोग अजात शत्रु भी हुए। अन्यथा जनपदों को जीतने के लिए यह संभव साधन अपनाते थे। जनपद नंद एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी तक फैला लिया। तो उस समय भी राजा धीरे धीरे क्या करते थे, अपनी जो नियंत्रण था उसको अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ाते जाते थे। तो अगर हम लोग बिहार के राजगृह, जो कि आधुनिक में राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, जो कि आज का पटना है, को राजधानी बनाया गया। जैसे हम लोग अगर आगे चले तो आज से 2300 साल पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर वे मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप के व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसने सिपाहियों से इनकार कर दिया। इस तरह से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी, इसीलिए वे यहाँ पर ये करने में असंभव रहा। इस सेनाओं और श्रमवेद से उल्लेखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखता है। उसके बाद अगर आपको मगध समझ गया होगा तो हम लोग वज्जी देखते हैं कि जैसे कि तुमने पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी बिहार थी। यहाँ के अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ कई शासक होते थे जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों का एक संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये आपस में बातचीत करते थे, जो कि आज भी होता है। बहस करते थे, वाद विवाद करते थे और उसके जरिए वे कि क्या करना है इस चीज़ को तय करते थे। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे, जो कि आज भी होता है। तो आप हमें एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि आज इन चीज़ों को किस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। स्त्रियां, दास तथा कमन्नर इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ओके, उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो वज्जी संघ या विंडन दिग्ग निकाय से लिया गया है। दिग्ग निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो वज्जी संघ का यह निर्णय दिग्ग निकाय से लिया गया है, तो यह दिग्ग निकाय क्या है। तो दिग्ग निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की नई व्याख्यान दी गई है। इन्हें करीब आज से 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु, जिसको हम लोग अजातशत्रु या फिर वज्जी संघ कहते हैं, तो ये संघ किस तरीके से था। तो अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा इनमें कई सदस्य उपस्थित होते हैं। उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने वज्जीवादी तब तक से उन्नति करेंगे, तब तक वे पूर्ण और नियमित रूप से सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, प्रारंभिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गाँवों में चैत्यों को रख रखाव करेंगे और विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उन्हें आने जाने के लिए कोई रोक लोक नहीं लगाएंगे। तो आपको एक क्वेश्चन बताना है कि वज्जी संघ अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था, कि इनकी कार्यप्रणाली क्या थी और उनकी क्या कार्यप्रणाली थी। इसके लिए आपको कम से कम 3 अंतर आपको बताना है और उसको आपको अंतर को लिखना भी है। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य लगभग आज से 1500 साल पहले तक चला। उसके बाद गुप्त शासकों के गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें राज्य में शामिल कर लिया गया, जिसके बारे में हम लोग चैप्टर 9 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आप लोग को एक कल्पना करना है कि वैशाली के उस सभागार के तुम अंदर झांक रहे हो जहां मगध के राजाओं द्वारा आक्रमण का सामना
करने के विषयों पर चर्चा की जा रही हो, तो आपको बताना है कि एक कल्पना करना है कि आप लोगों ने उन सभाओं से क्या सुना है। उसके बाद आज के जो उपयोगी शब्द हैं, जिसमें राजा, जो कि हमको पता है, अश्वमेध, वर्ण, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधरोपण, गण अथवा संघ। तो इन शब्दों को आपको समझना है। इन शब्दों पर अपने जो आप लोगों ने 5 से 6 लोगों का ग्रुप बनाया है उनके ऊपर डिस्कस करना है और इन क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करना है, क्या सही है और क्या गलत है, जिससे आपका जो आज आप लोगों ने वीडियो देखे हो तो वो वीडियो सफल हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप इन प्रश्नों को सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपके मस्तिष्क के अंदर बात नहीं पहुंचेंगी। तो इस तरीके से अगर हम लोग कुछ तिथियों के ऊपर बात करें तो नए शासक आज से लगभग 3000 साल पहले, महाजनपद आज से लगभग 3000 साल पहले बने और सिकंदर का आक्रमण, दिक निकाय का लेखन आज से लगभग 2300 साल पहले हुआ। गण या संघ राज्यों का अंत लगभग आज से 1500 साल पहले किया गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कुछ नए प्रश्न यहाँ पर उत्पन्न हुए, उनका ऊपर हम लोग विचार करेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 में हम लोग मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो से कुछ प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।